वर्दी पहन के पहला सैल्यूट तेरे नाम दूंगा। कैसी है हमारी बहादुर फौज? स्वागत है भाई आप सभी का आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे जवानों, और आप सभी को भाई सबसे पहले हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष की बहुत बहुत सारी मेरे प्यारे भाई शुभकामनाएं। और जो हमारे महाराष्ट्र के भाई हैं उनको भी भाई गुड़ी पड़वा की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसे हो आप सभी जवान? बढ़िया हो? एकदम मस्त हो? कैसी चल रही है आप सभी प्यारे प्यारे जवानों की तैयारी? और आज रात्रि 9:15 ध्यान रखना, साइंस का बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस पेपर है वो आपका होने वाला है, जो डीएस गुरु आपको कराएंगे। ठीक है भाई, चलो आ जाओ भाई, हम अपनी क्लास का करते हैं शुभारंभ। पाल्टी पाल्टी मार के बैठ जाओ, पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा। एग्जाम 1 से 15 जून के बीच होगा। समय बहुत कम है मेरे जवानों, उठो जागो, और तब तक मत रुको मेरे जवानों जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। आ जाओ मेरे प्यारे भाई, और हम सबका लक्ष्य एक ही है कि इस बार हमें वर्दी लेना है भाई। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, कुतुब मीनार की ऊंचाई है वो भाई कितनी है? आप लोग कमेंट करके बताओ, ट्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। कुतुब मीनार मेरे प्यारे भाई जिसे 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कुतुब मीनार है कहां? तो ये ध्यान रखना, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर है मेरे प्यारे भाई। कुतुब मीनार की जो नींव है वो किसने रखी थी? नींव रखी मेरे प्यारे भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने रखी सर? कुतुबुद्दीन ऐबक ने है वो मेरे जवान नींव रखी, आपको ध्यान रखना है। इसका जो मेरे प्यारे भाई पूर्ण जो निर्माण है, इसके बाद में जो पूर्ण निर्माण का जो काम है वो किसने शुरू किया? वो थे भाई इल्तुतमिश। कौन थे सर? इल्तुतमिश। लेकिन उसके बाद एक और मंजिल बना दी गई, और आप कह सकते हैं कि इसका जो पुनः निर्माण है वो वापिस मेरे प्यारे भाई किसने शुरू करवाया? उनका नाम है लल्ला फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, आपको ध्यान रखना है। ये कुतुब मीनार है ना लला, ये 5 मंजिल का है। ये 5 मंजिल का है। दुनिया की सबसे ऊंची, ध्यान रखना, विश्व की सबसे ऊंची ईंटों द्वारा निर्मित, दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों द्वारा निर्मित मेरे प्यारे अगर इमारत आपको पूछे तो वो है कुतुब मीनार। वो है कुतुब मीनार। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई? आप लोग क्या बता रहे हैं? आप लोग सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, सी बता रहे हैं तो बिल्कुल आप बधाई के पात्र हो, क्योंकि ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही है, बहुत शानदार। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? सबसे छोटी इकाई जिसमें मात्र 10 ही सैनिक होते हैं भाई। सबसे छोटी इकाई बताओ मुझे, बताओ भाई फटाफट। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई है वो है मेरे प्यारे भाई सेक्शन। कौन सी है लल्ला? सेक्शन है। और यहां से देखो एग्जाम के अंदर प्रश्न है वो पूछा जाता है, पिछली बार भी आया था। सेना से रिलेटेड प्रश्न है वो आपके एग्जाम में कन्फर्म आता है मेरे प्यारे भाई। पट्टचित्र चित्रकला है वो किस राज्य की है बताओ मुझे। देखो बिहार की अगर मैं बात करूं भाई तो बिहार की है जी मधुमनी, जिसे मिथिला के नाम से जानते हैं, मधुमनी। क्लियर है? मध्य प्रदेश की हो गई गोंड चित्रकला, गोंड। उत्तर प्रदेश की है चौक पूर्णा मेरे प्यारे भाई, उत्तर प्रदेश की है चौक पूर्णा, याद रखना है। तो ओडिशा है वो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है वो मेरे प्यारे भाई आपका यहाँ सही जवाब है, वो मेरे प्यारे भाई होने वाला है। आप सभी जवानों ने क्या यहाँ ऑप्शन सी बताया? आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल जी, हम लोगों ने बताया है, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, यमुना नदी का उद्गम स्थान आपको बताना है। यमुना की हम बात करें तो देखिए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना। क्योंकि ये गंगा की है भाई, गंगा की सहायक नदी है, और गंगा आपको पता है भारत की सबसे लंबी नदी है, उसकी सहायक होना ही अपने आप में बड़ी बात है भाई। क्लियर है मेरे जवान? चलिए, तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है यमुनोत्री उत्तराखंड से, ही आपको ध्यान रखना है। क्लियर है राजा? गंगोत्री की हम बात करें तो देखो यहां से उद्गम होता है किसका भाई? गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी का उद्गम है वो मेरे प्यारे भाई कहां से होता है सर? गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा मेरे प्यारे जवान भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा मेरे प्यारे भाई भारत की सबसे लंबी नदी है। कई बार इसकी लंबाई पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 2 बार लिखो, 25 किलोमीटर, बस ये इसकी लंबाई है। और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है वो यमुना है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रख सकते हैं गंगा का जो अन्य नाम है ये भी काफी इंपोर्टेंट है, इंडियन नेवी में एक बार आया था कि गंगा नदी जिसका उद्गम गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है, वहां पर इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भागीरथी नदी के नाम से है, वो मेरे प्यारे भाई जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलिए। मानसरोवर तिब्बत से सिंधु नदी का उद्गम है भाई, ध्यान रखना। 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो कहां से हुई? ये क्रांति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम से पहले इस 1857 की क्रांति को मैं YouTube पर बिल्कुल फ्री है वो जरूर पढ़ाऊंगा, ये मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है। ठीक है भाई, लेकिन वो एग्जाम के नजदीक कराऊंगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना कन्फर्म है मेरे प्यारे भाई। हालांकि ऐप के अंदर तो आपको पढ़ाया जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये टॉपिक आपको मैं YouTube पर बिल्कुल फ्री है वो पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई? अरे दिल फेंक के मारो, एक प्रश्न कन्फर्म आएगा हर शिफ्ट के अंदर। ठीक है? इसके अलावा कोई आपको ऐसा लगे कि सर ये टॉपिक भी आप एग्जाम से पहले हमें जरूर फ्री करवाइए, वो भी आप लोग कमेंट करना। बहुत बेहतरीन अंदाज में आपको पढ़ा दिया जाएगा, दिल और दिमाग में इतना शानदार तरीके से सेट कर देंगे कि अगर एग्जाम में प्रश्न आया तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसकी शुरुआत है वो मेरठ से हुई थी भाई। कहां से हुई थी? मेरठ से। इस क्रांति का जो प्रभाव है वो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा था, ये आपको ध्यान रखना है। झांसी से नेतृत्व इस क्रांति का किसने किया भाई? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो थी झांसी वाली रानी। भाग फिरंगी भाग, झांसी वाली रानी आई, रानी लक्ष्मीबाई ने मेरे प्यारे भाई नेतृत्व किया। कानपुर से आपके नाना साहेब और तात्या टोपे थे। नाना साहेब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, उन्होंने ही गोद लिया था। धोंडू पंत इनके बचपन का नाम था। नाना साहेब और मेरे प्यारे भाई तात्या टोपे, याद रखना। दिल्ली से आपके बहादुर शाह जफर थे। दिल्ली से मेरे प्यारे भाई कौन थे सर? बहादुर शाह जफर थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? इसकी क्रांति के जो प्रमुख केंद्र है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहादुर शाह जफर ये द्वितीय थे भाई।
चलिए, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है वो आपको बताना है। भारत का 56वां, आज ही मैंने आपको पढ़ाए हैं ये सारी चीजें, गलत होना ही नहीं चाहिए भाई। देखो, अभी वर्तमान में भारत में कितनी बाघ परियोजना है मेरे प्यारे भाई? अभी आज की बात कर रहा हूं मैं। वर्तमान में भारत में ध्यान रखना 58 बाघ परियोजना है। कितनी है सर? 58 बाघ परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको 56वीं नंबर की बताना है। इसके अलावा आज मैंने आपको ऐप में पढ़ाया है। आप लोग मुझे बताओ भाई, भारत की 57वीं बाघ परियोजना कौन सी है? भारत की 57वीं बाघ परियोजना है वो कौन सी है? भारत की 58वीं बाघ परियोजना है वो कौन सी? क्योंकि ये तीनों प्रश्न मेरे प्यारे भाई आर्मी के एग्जाम में है, वो पूछे गए थे। 56वीं जो बाघ परियोजना है वो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो मेरे प्यारे भाई कहां है? छत्तीसगढ़ में है। 57वीं बाघ परियोजना है रातापानी टाइगर रिजर्व, ये कहां है? लल्ला, मध्य प्रदेश में है। 58वीं बाघ परियोजना है लल्ला माधव बाघ परियोजना, और ये भी आपकी मध्य प्रदेश में है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, इसलिए तो हम मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, है ना मेरे प्यारे जवान? याद रखना है आप सभी को। आगे चलिए भाई, नेक्स्ट है 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से किस देश ने अपनी जो सदस्यता है वो वापस ले ली थी? WHO, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी मेरे प्यारे भाई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है, मुख्यालय इसका जिनेवा में है, और 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो मनाते हैं। सदस्यता है वो अर्जेंटीना ने मेरे प्यारे भाई वापस है वो ले ली थी, याद रखना है। WHO की हम बात करें तो 2-3 बातें आपको याद रखना है। एक तो मेरे प्यारे भाई WHO की जो स्थापना है ये कब हुई? स्थापना हुई मेरे प्यारे जवान 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को मेरे प्यारे भाई कौन सा दिवस मनाते हैं? 7 अप्रैल को। आप कहोगे सर 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्लियर है मेरे राजा? इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? इसका जो मुख्यालय है वो कहां है? वो है जिनेवा में। कहां है भाई? जिनेवा के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? और आप लोग मुझे बताओ, वर्तमान के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग के? वर्तमान अध्यक्ष बताओ, और इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? सभी जवान फटाफट इसका आंसर है वो बताएंगे। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बताओ भाई, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? चलिए, स्थापना आप सभी ने बिल्कुल सही बताई है, 1992। वेरी गुड, वेल डन यार, तुम लोगों की तैयारी तो बढ़िया है यार, क्यों घबराते हो फिर फालतू में? पेपर में बहुत बहुत अच्छा स्कोर है वो आप ठोक के आओगे, हमें आप पर पूरा भरोसा है। हाँ जी, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है मेरे प्यारे भाई, नाम है उनका श्रीमती विजया किशोर राहटकर। श्रीमती विजया किशोर राहटकर, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, सिल्वर नोटिस 2025 की संस्था द्वारा लॉन्च किया गया भाई। जो अपराधी लोग होते हैं ना, उनके अकाउंट वगैरह मेरे प्यारे भाई वो फ्रीज किए जाते हैं, उनके लोकेशन वगैरह वो ट्रैक किया जाता है, इसके थ्रू जितनी भी उनकी संपत्ति है उसके बारे में पता लगाया जाता है। तो ये सिल्वर नोटिस है 2025 में, आप लोग बताएंगे कौन सी संस्था के द्वारा इसको मेरे प्यारे भाई लॉन्च किया गया? तो इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया, इंटरपोल के द्वारा, याद रखना है इंटरपोल। ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट है जी, शहरी बस्तियों की तुलना में ग्रामीण बस्तियों में क्या अंतर है? देखो, जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाएं कम होती है, या रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, आधुनिक यातायात साधन उपलब्ध होते हैं। शहरी बस्तियों की तुलना में ग्रामीण बस्तियों में, चलो आज ये मैं आपको गृह कार्य के लिए देता हूं, मैं आपका बेसिक नॉलेज देखना चाहता हूं। कल के पेपर में इसका मैं आंसर भी आपको बताऊंगा। आप लोगों की सोच कैसी है, किस प्रकार मेरे प्यारे भाई आप लोग अपना नॉलेज रखते हैं। एक तरह से ये मान के चलिए, जो आर्मी के अंदर नोटिफिकेशन में लिखा रहता है ना, जो आपका मेरे प्यारे भाई अनुकूलनशीलता परीक्षण, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, मेरे प्यारे भाई सुना होगा, हालांकि आर्मी में ये कभी हुआ नहीं है। उस टाइप का ये प्रश्न है कि आप लोगों का बेसिक नॉलेज कितना है, कितने आप लोग जानकार हो, क्या आपका अनुभव है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो आप लोग आंसर बताना, कल मैं इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है राजा, आगे चलिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव है वो भाई किसने रखी थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास या लाला हरदयाल? बताओ भाई किसने रखी? मैं कमेंट सेक्शन में आंसर चेक करूंगा, यहाँ नहीं मेरे प्यारे भाई। चलिए सर, नॉलेज बहुत है, दिमाग काम नहीं करता। अरे यार गजब आदमी हो आप। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है ये 1905 में भाई गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इन्होंने इसकी जो स्थापना है ये कब की भाई? 1905 में की थी, 1905 में की थी। बाल गंगाधर तिलक को हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से हैं वो हम जानते हैं। और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने मेरे प्यारे भाई जो स्वराज पार्टी है उसका गठन किया था 1923 में। स्वराज पार्टी से संबंधित है चित्तरंजन दास है आपके, मोतीलाल नेहरू है। लाला हरदयाल ये गदर पार्टी से संबंधित है भाई, गदर पार्टी, इसकी स्थापना 1913 में हुई, इनसे संबंधित है लाला हरदयाल। दिल्ली की प्रथम महिला शासक है वो कौन थी? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है लेकिन काफी बार पूछा जाता है। दिल्ली की प्रथम महिला शासक है वो कौन थी? एक बार सभी जवान सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के बीच। हाँ जी, तो देखो मेरे प्यारे भाई, रजिया सुल्तान की यहाँ बात हो रही है। ये कब बैठी थी गद्दी पर? 1200, इसका जो शासनकाल है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। 1236 से 1240 तक ये पद पर विराजमान थी मेरे प्यारे भाई। रजिया सुल्तान, आप सभी जवानों को ध्यान रखना है, ये भारत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका है मेरे प्यारे भाई। दिल्ली की बनी थी, आपको ध्यान रखना है। गुलाम वंश इनका संबंध है। इनके पिता का नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश मेरे प्यारे भाई। पिता का नाम क्या है जी? इल्तुतमिश, आप सभी को ध्यान रखना है, इल्तुतमिश मेरे प्यारे भाई। ठीक है, इसके प्रेमी का क्या नाम है भाई? इसका प्रेमी है याकूत, याकूत है मेरे प्यारे भाई, रजिया सुल्तान का प्रेमी है। जहां देखो इश्क के बीमार बेटे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, कर लेते हैं सोना बाबू के चक्कर में जिंदगी खराब, बाद में कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो हम बेरोजगार बैठे हैं, हम बेरोजगार बैठे हैं। ये थी भाई रजिया सुल्तान, जो याकूत के प्रेम में पूरी मेरे प्यारे भाई अंधी, जितना होना चाहिए उतनी अंधी थी भाई। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है मेरे जवानों? बताओ मुझे। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग याद कर लेना भाई। हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो रोपड़ है ये आपका सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ कहाँ हो जाएगा? सतलज नदी के किनारे है, और ये कहाँ पर है? पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। कालीबंगा राजस्थान में है मेरे प्यारे भाई, ये घग्गर नदी के किनारे हो जाती है। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है, याद रखना है। रावी की मैं बात करूं तो देखिए हड़प्पा,
हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर है मेरे जवान। हड़प्पा किधर है सर? हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। सिंधु नदी की बात करें तो हम मोहनजोदड़ो मेरे प्यारे भाई, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। चलिए नेक्स्ट है गुड़ी पड़वा त्योहार कौन सी भाषा के लोग मनाते हैं भाई? ये लो, गुड़ी पड़वा का त्योहार कौन सी? WMP में आया हुआ प्रश्न है, आज ही है मेरे प्यारे भाई गुड़ी पड़वा। ये करंट जीके की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, क्योंकि आज गुड़ी पड़वा है। एक बार पुनः आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो हमारे मराठी भाई है उनको गुड़ी पड़वा की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड़ी पड़वा आपको पता है ये कौन से राज्य का है भाई? गुड़ी पड़वा ये है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा है वो बोली जाती है? मराठी भाषा बोली जाती है महाराष्ट्र में। तो ये मराठी नववर्ष है मेरे प्यारे भाई। कौन सा नववर्ष है सर? मराठी नववर्ष है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम तेलुगु नववर्ष की बात करें मेरे जवान, तेलुगु नववर्ष है वो कौन सा है? तेलुगु है आपका मेरे प्यारे भाई उगादी। उगादी तेलुगु नववर्ष है। देखो तमिल नववर्ष है पू थंडू मेरे प्यारे भाई, पू थंडू। ये कहां का है सर? ये है तमिलनाडु का मेरे जवान, ये है तमिलनाडु का, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? उगादी ये कहां का है सर? ये है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश, और ये तेलंगाना का है, याद रखना। इसके अलावा कर्नाटक का कन्नड़ नववर्ष भी है। आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ तेलंगाना, तो उनका नववर्ष है। कन्नड़ नववर्ष कौन सा है मेरे प्यारे भाई? कन्नड़ नववर्ष ये भी उगादी है, आपका ध्यान रखना। उगादी याद रखना है, उगादी कन्नड़, यानी कन्नड़ कहां बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है, तो वहां का ये कन्नड़ नववर्ष है, आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। चलिए जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है वो आपको बताना है। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान बताएंगे। एक बार दबा के सेशन को लाइक और शेयर करेंगे भाई। देखिए इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। मेरे प्यारे जवानों, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान, इस्लाम का ध्यान रखना। और ईसाई धर्म का मेरे प्यारे भाई, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है वो है बाइबल। अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म का है मेरे प्यारे भाई। ले लिया तो बोल रही है, फिर बच्चों तैयारी कर। ये है बौद्ध धर्म का। और कल्प सूत्र है, अगम सूत्र है, ये मेरे प्यारे भाई जैन धर्म से है। दोनों ही जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ है। आप लोग मुझे बताओ दो मिला दूंगा। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सभी जवान बताएंगे। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ सभी प्यारे प्यारे भाई है वो कमेंट करेंगे, जितने भी हमारे प्यारे शेर है भाई और बहन। सिख धर्म का बताओ मेरे प्यारे जवानों। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब, वेरी गुड, वेल डन मेरे प्यारे भाई। अपनी पीठ को है ना थपथपाओ, क्योंकि आज ही आपको ही थपथपानी है मेरे प्यारे भाई। उस मेरिट लिस्ट में आपका रोल नंबर आने के बाद इस पीठ को थपथपाने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई आज ही आपको ही थपथपाना है, क्योंकि बिल्कुल सही रास्ते की ओर आप जा रहे हैं। बहुत जल्द मेरे प्यारे भाई वो मंजिल। क्योंकि ये दुनिया केवल रिजल्ट को महत्व देती है मेरे प्यारे भाई, आप मेहनत को नहीं। अभी आप कितना संघर्ष कर रहे हैं, आंखों में नींद है, पूरे दिन पढ़ाई करते हैं, रात्रि देर रात पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, कितनी टेंशन है। दुनिया को कोई मतलब नहीं, दुनिया स्वार्थी है। भी देखा मैंने रविंदर किस टाइम गया है? इस दिन आपका सिक्का उछले आई है तो वो, हाँ ना, उसकी हाइट भी आपका होगा। मैंने खुद देखा ना, हाँ वो तो मैंने चौराहे पे देखा था। तेल भी आपका होगा। और ये दुनिया सलाम ठोकेगी कि मुझे तो पहले नहीं पता था। ये बहुत मेहनती छात्र था, इसके जितना संघर्ष तो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता भाई। बदल जाएगी जैसे गिरगिट रंग बदलते हैं ना, वैसे मेरे प्यारे भाई सब आपकी ओर खींचे आ जाएगी। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है मेरे लल्ला गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, आपको ध्यान रखना है। इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूं भाई कि कोशिश दमदार होनी चाहिए। वक्त और नसीब दोनों बदलते हैं मेरे प्यारे भाई। कोशिश में अगर दम है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सकती है, और हारा वही है जो लड़ा नहीं मेरे प्यारे भाई। मेहनत करो मेरे प्यारे जवानों। आप लोग मुझे बताओ यहाँ 15 में से कितने ठोक डाले आपने? क्या स्कोर है आपका? सभी हमारे प्यारे प्यारे भाई और बहन अपना स्कोर बताएंगे। और इसके अलावा ध्यान रखना, अभी मेरे प्यारे जवान 9:15 बजे साइंस की प्रैक्टिस क्लास है, वो डीएस गुरु टॉप 50 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं यूट्यूब पर। तो ये क्लास एंड होने के लगभग 10 मिनट बाद वो क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आगे डीएस गुरु आ रहे हैं, उसके बाद एमएस गुरु आपको मैथ करवाएंगे। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस बार अपने माता पिता की जो खून पसीने की जो मेहनत है ना, उन्होंने हमें जिस काबिल बनाया है उसका परिणाम बेहतरीन रिजल्ट के साथ आपको देना है मेरे प्यारे भाई। और अपने माता पिता की मेरे प्यारे भाई गांव के अंदर फख्र से उनका सर ऊंचा होना चाहिए। वो भी मेरे प्यारे भाई जिनके बीच में बैठते हैं उनको कहे कि भाई आर्मी का रिजल्ट आया है और हमारा छोरा हमारी छोरी फौज के अंदर भर्ती हो गए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। आइए डीएस गुरु। और इसके जो
जय हिंद, नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत आर्मी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तैयारी में आप लोग जुटे हुए होंगे। तो दोस्तों बिल्कुल ओरिजिनल सीरीज अभी भी जारी है और जीडी के ऑल शिफ्ट के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं और अब ट्रेड के सवालों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेड और जीडी में सिलेबस सेम है। तो सवाल आपको हर सवाल को मद्देनजर रखते हुए उस पर गौर करना है, क्योंकि ये घूम फिर के आना तो वही है। तो आपने कल देखा होगा, कल स्पेशली रात्रि अभी जैसे इस क्लास के बाद 9:15 बजे क्लास एक और हमने स्टार्ट की है स्पेशली आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। और आपने अच्छे से देखा भी होगा, उसमें कल कई बंदों ने बढ़ चढ़कर अपना दमखम दिखाया था। दोस्तों तैयार रहिए, ये क्लास डेली चलेगी। जैसे ये पेपर अपना एंड होगा उसके जस्ट बाद वो क्लास यूट्यूब पर डाली है। और एक दिन जीके एक दिन साइंस, और आज बारी है साइंस की। साइंस की टॉप हम 50 सवालों पर बात करेंगे और 50 सवालों में देखते हैं हम कितने सवालों का सही जवाब देंगे। वो इस क्लास के इस पेपर के जस्ट बाद हम लगाने वाले हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। चलिए आज अपन पहले ओरिजिनल सीरीज पे आते हैं। और ओरिजिनल सीरीज में अधिक मात्रा में वसा युक्त भोजन करने से कौन सा रोग होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है? देखो क्या कह रहा है, जिसके अंदर फैट ज्यादा हो, वसा का मतलब है लिपिड, चर्बी ज्यादा हो। जैसे कई लोग जंक फूड खाते हैं, उसमें वसा ज्यादा होती है, पिज्जा बर्गर चाउमीन खाते हैं ना ये। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर अधिक वसा वाला खाओगे तो रक्ताल्पता, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया, रिकेट्स, मोटापा, क्षय रोग। तो दोस्तों अधिक वसा खाने पर मोटापा होने की संभावना बढ़ती है। ज्यादा हम पेट की चीजें खाएंगे तो देखा होगा पेट बढ़ जाता है, फूल जाता है, शरीर साइड में लटक जाता है, चलने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, हर चीज में दिक्कत। तो ध्यान रखना, अत्यधिक वसा वाला भोजन करने से मोटापा होता है। ये क्षय रोग क्या होता है दोस्तों? ये टीबी को बोला जाता है। तो बैक्टीरिया से होती है, जीवाणु से होती है। ये किससे होती है? जीवाणु से होती है, बैक्टीरिया से होती है। नेक्स्ट, वह पदार्थ जो जल में मिलाने पर लक्षण नहीं खोते उनको क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनको हम पानी में डालें तो वो अपना कैरेक्टर नहीं खोएंगे, विले, अविले, वाष्पशील, द्रवणशील। देखो ये डेफिनेशन से सवाल है, लेकिन ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन से पूछा जा रहा है सवाल। इस डेफिनेशन से केमिस्ट्री की डेफिनेशन से पूछा जा रहा है। बताओ, वह पदार्थ जो जल में मिलाने पर लक्षण नहीं खोते उन्हें क्या कहते हैं? बताओ देखिए उनको क्या कहते हैं। दोस्तों आप खुद देखो, सवाल के अंदर उत्तर पड़ा है, बस ढूंढने वाला चाहिए कि वह पदार्थ जो जल में मिलाने पर लक्षण नहीं खोते। जैसे अगर मैं पानी में नमक मिला दूं तो नमक का कोई औचित्य नहीं हो तो घुल गया, लेकिन उसी पानी में मैं तेल डाल दूं तो तेल ऊपर तैरेगा। तो लक्षण कहां खोया? अपना वर्चस्व उसने बनाए रखा कि भाई तेल ऊपर है। तो ऐसे पदार्थों को मेरे दोस्तों अविलेय पदार्थ, नॉन सोल्यूबल मटेरियल बोलते हैं। तो घुलते नहीं है तो लक्षण कहां से खोएंगे? चलिए, पादप में रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? देखो रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। रंध्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो पादप में रंध्र क्या होते हैं? पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र हैं, उनको रंध्र कहते हैं। जल का अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, गैस का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन, भोजन का निर्माण। ये बोटनी से सवाल आ रहा है। तो दोस्तों रंध्र कौन से हैं जिनको हम पर्णरंध्र कहते हैं? लीप स्टोमेटा। लीप स्टोमेटा के नाम से हम इसको जानते हैं जी। तो ये देखो दोस्तों, ये होगा गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन का। गैसों का आदान प्रदान मतलब श्वसन की क्रिया होगी, वाष्प पानी का भाप के रूप में बाहर निकलना, ये रंध्रों में। मुझे याद है जीडी की एक शिफ्ट में आया था, पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? तो उनको हम दोस्तों रंध्र या स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। आगे आ जाओ, क्षार जिसको हम बेस कहते हैं के बारे में सही कथन कौन सा है? ये दोस्तों ट्रेड 4 जुलाई की सेकंड शिफ्ट का पेपर है। आपको बताना बेस या क्षार के बारे में सही कथन। स्वाद में कड़वे, ये तो सही है। नीले लिटमस को लाल नहीं, ये तो अम्ल है। स्वाद में खट्टे, ये भी है। लाल लिटमस को नीला, स्वाद में कड़वे, सही कथन। ये तो दो कैसे बन गए? क्षार के बारे में सही कथन, स्वाद में कड़वे होते, क्षार स्वाद में कड़वे सही है। नीले को लाल, स्वाद में खट्टे, अम्ल है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लाल लिटमस को लाल कर देते हैं, तब ये भी गलत है। तो सही केवल एक ही होगा, ठीक है ना? सही केवल एक होगा। तो क्षार के बारे में सही कथन कौन सा है? तो पहला कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी से रेत को अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग करते हैं? वाष्पीकरण, आसवन, अवसादन या निस्पंदन या अपकंदन? बताओ देखिए क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से उत्तर दीजिए। पानी से रेत को अगर अलग करना हो, भाई पानी के अंदर हम रेत डालेंगे, आपको सोचो रेत कहां बैठेगी? नीचे। पानी से रेत कैसे अलग करेंगे? तो हम उसका निस्यंदन या अवसादन करेंगे, फिल्ट्रेशन करके छानकर ही हम अलग कर सकते हैं, और तो कोई चारा है नहीं। तो निस्यंदन या अवसादन से हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, किसी वाहन की चाल हमें क्या बताती है? किसी वाहन की चाल, स्पीड जो है वो क्या बताएगी? वाहन की दिशा, वाहन की गति और दूरी दोनों, एक निश्चित समय में वाहन कितनी दूरी तय कर रहा है, वाहन का भार। अब आप सोचो कि सर ये सवाल किस टॉपिक से आया है? दोस्तों सवाल को जिसने पहली नजर में पढ़ लिया वो बेड़ा पार कर देगा। कहते हैं ना, पहली नजर में जो हो जाता है वो ही कंफर्म होता है, उसके बाद कुछ नहीं। दोस्तों चाल का मतलब आपको परिभाषा पूछ रहा है। चाल क्या होता है? एक मान लो वाहन एक स्पीड से जा रहा है, अपने पास से कोई गाड़ी बहुत तेज निकली, आप क्या आइडिया लगाओगे? आप उसकी डायरेक्शन बता सकते हो कि ये इधर जाएगा, आगे जाकर ऐसे भी तो मुड़ सकता है। तो दिशा तो नहीं होगी। वाहन की गति और दूरी, दूरी का क्या पता कितनी दूर जाएगा? बाहर का वैसे थोड़ी पता चलेगा। ये सही है कि एक निश्चित समय में वाहन कितनी दूरी तय कर रहा है। आप खुद सोचो, अपने पास से अगर कोई तेज गाड़ी निकली, किसी ने कहा कि यार ये जयपुर की तरफ जा रही है, ये दिल्ली की तरफ जा रही है, यूपी की तरफ जा रही है, तो वो खुद कह देगा बंदा कि यार ये तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएगा, ऐसे भागेगा। तो एक निश्चित समय में वाहन कितनी दूरी तय करेगा, हम उसका अनुमान निकाल सकते हैं। चलिए, कायिक प्रपोषण जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आपको सर ये कौन सी आगे हमारे तो सिलेबस में है क्या? बिल्कुल दोस्तों, कायिक जनन से
मतलब ये एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है। और कायिक का मतलब एक शब्द आया काया। काया का मतलब होता है जी शरीर। तो अगर किसी भी पादप के शरीर का कोई भाग जनन का काम करे, जैसे अगर जड़ वाले भाग से नया पादप बन जाए, तने से नया बन जाए, पत्ती से नया बन जाए, तो दोस्तों उसको हम कायिक प्रपोषण कहते हैं। तो आलू, गेहूं, चावल, मक्का, इन तीनों में तो दोस्तों लैंगिक जनन होता है। जबकि आलू के अंदर तने वाला जो भाग होगा वो दोस्तों अलैंगिक जनन करता है, उसी को हम कायिक जनन के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलो, विषाणु जनित रोग कौन सा है, मतलब वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया, तपेदिक, चिकन पॉक्स, कुष्ठ रोग। अब अगर आपने रोग ध्यान से पढ़े हैं, नो डाउट आराम से उड़ाओगे सवाल को भी। भाई विषाणु का मतलब हो गया वायरस। वायरस के कारण होने वाली बीमारी का अपन को नाम बताना है जी। तो वायरस जनित रोग देखो, यहां पर चिकन पॉक्स होगा। चिकन पॉक्स किसको बोलते हैं इसको हम छोटी माता को बोलते हैं। छोटी माता या छोटी चेचक को बोलते हैं। ये वायरस से होती है। बाकी मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तपेदिक टीबी है, ये बैक्टीरिया से होता है। कोडिया कुष्ठ भी ये बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से ही होता है। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन कभी समाप्त नहीं होता है? जो कभी समाप्त नहीं होगा उसको असमाप्य बोलते हैं, और जो कभी समाप्त नहीं होगा उसको हम नवीनीकरणीय भी बोल सकते हैं, जिसको हम परंपरागत भी बोल सकते हैं। तो देखो, कोयला कोयला तो भाई एक टाइम के बाद समाप्त हो जाएगा, ये तो नहीं है। पेट्रोल भी समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी समाप्त होगी, लेकिन सूर्य का प्रकाश ये दोस्तों कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन सूर्य का प्रकाश समाप्त, उस दिन दुनिया खत्म। क्योंकि सूर्य ही इकोलॉजी के अंदर, पारितंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत है। अगर सूर्य नहीं होगा तो पेड़ पौधे खत्म, पेड़ पौधे खत्म तो ऑक्सीजन खत्म, ऑक्सीजन खत्म तो जीव खत्म। इसलिए ध्यान रखना, सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं हो सकता। सीएफएल की अपेक्षा एलईडी का उपयोग अधिक क्यों किया जाता है? भाई आजकल आपने देख रहे हैं, अब जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है तो मॉडर्न अनेक अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं। एलईडी सीएफएल होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। पहले तो सीएफएल का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। सुन लिया? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, एलईडी का बताऊंगा, एक बार लाइक ठोको, देखिए एक बार दबा के सेशन को। एलईडी का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड। ये कहना है कि आजकल सीएफएल को इतना लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं जितना एलईडी का कर रहे हैं। एलईडी अधिक रोशनी देता है, एलईडी कम विद्युत खर्च करता है, एलईडी सस्ता होता है, एलईडी जल्दी खराब नहीं होता। तो भाई साहब, लाइट का जब मामला आएगा तो बात विद्युत खपत की होगी। भाई ज्यादा पैसे जो ज्यादा पैसे उड़ाएगा उसको कौन लेगा? तो कम पैसे में वो रोशनी दे रहा है उसी का यूज करेंगे, तो इसलिए एलईडी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, कौन सी एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है? पेलियोबोटनी, एनाटॉमी, पेलिनोलॉजी या साइटोलॉजी? बताओ, देखिए शरीर की संरचना का अध्ययन करते हुए विज्ञान की ब्रांच कौन सी है, ये आपको बताना है।
तो मैंने देखा तो दोस्तों कांस्टेबल 35 मिला है, और उसने 35 पता कैसे मिला है? रूम का किराया, 20 रुपए बाल कटाई के, एलओजी की एक ब्रांच है 10 रुपए दाढ़ी कटाई के, कपड़ा प्रेस करने के 5 रुपए, जिसमें खाने शरीर के 10 रुपए 20 रुपए, ऐसा करके बच्चे जोड़ के मिला 35,000 की संरचना की अध्ययन करते हैं। पहली बोटनी दोस्तों ये वनस्पति से रिलेटेड है, ये तो होगा नहीं। दरोगा आएगा और थाने में रहना, कांस्टेबल आएंगे रजिस्टर में साइन करे, कागज फाइल ठीक है, बोल रहा हूँ गए, फोटो खींचा, ग्रुप में डाला, गाड़ी में सीट बंद, कमरे में आ गए, एनाटॉमी इसका एकदम 1-2 घंटा खड़ा होगा, करेक्ट जवाब होगा। साइटोलॉजी ये कोशिका से रिलेटेड है। भाई, कोशिका का अध्ययन पूछता तो हम साइटोलॉजी करते। साइटोलॉजी मत करो, डी उत्तर दे रहे हो गलत इंग्लिश चौक के वालों की इनकी डेली की ड्यूटी रहेगी, आसपास के गाँव को गश्त मारनी है, एकदम। डी वाले सरासर गलत है। हाईवे पे सो गए होंगे, तो प्लान बना लेंगे इतने का थोड़ी। जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं वो एनाटॉमी चेक जो है दरोगा कहलाता है, शरीर क्रिया विज्ञान। चलिए आगे पढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? उपभोक्ता, कोशी स्तर, बायोमास, बायोमास, बढ़िया ना, खड़ी फसल। आपने कांस्टेबल ने पेपर ना दिए इस चक्कर में, खाद्य श्रृंखला होती है ना, फूड चेन। कांस्टेबल ने पेपर ना दिए थे ना आगे जो लिनमैन ने बनाई थी, एक जीव दूसरे जीव को खाता अरे है भी कह रहे जब हम डीवी देने गए थे जब भी कह रहा था होगा है। तो ये कह रहा है खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? हम किसका कहना, हम कौन छुट्टी दे रहा है। मान लो दोस्तों घास है और इस घास को कोई टीडा खा रहा है। कौन खा रहा है? टीडा। तो ये टीडा का स्थान फिक्स हो गया कि टीडा घास को खा रहा है, तो ये इसका पोषी स्तर कहलाता है। जहां से ये टीडा अपना पोषण ले रहा है वो उसका पोषी स्तर कहलाता है। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति है वो उसका पोषण स्तर कहलाता है, जहां से वो ग्रहण कर रहा है। चलिए, किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होती? प्रतिरक्षी को इंग्लिश में हम एंटीबॉडी कहते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, एंटीबॉडी एक स्मॉल ए से लिखते हैं, एक स्मॉल बी से। कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता? तो दोस्तों देखो, बी के अंदर तो ए होता है, ए के अंदर बी होता है। ऐसा करके एक दिन कोई शिकायत देंगे, बोतल वाश खत्म करो, पूरी टीम मान जाएगा। ए बी के अंदर एंटीबॉडीज बिल्कुल नहीं, खाली है, और इसमें ए बी दोनों है। दोस्तों ए बी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, जबकि मुझे डांट नहीं चलता, मूड खराब हो गया। क्या एंटीजन दोनों में पाया जाता है। एंटीजन इसमें दोनों है लेकिन एंटीबॉडीज नहीं है। जिसमें एंटीजन नहीं है ना उसमें दोनों एंटीबॉडीज है। और डिजिट आगे से पीछे
और जिसमें एंटीबॉडीज नहीं है उसमें दोनों एंटीजन है। एंटीजन से ब्लड ग्रुप का पता चलेगा और एंटीबॉडी से हम ब्लड का आदान प्रदान कर सकते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा तत्व मानव शरीर में नगण्य मात्रा में उपस्थित रहता है? नगण्य का मतलब बहुत ही कम मात्रा में। मैग्नीशियम, सल्फर, सिलिकॉन, सोडियम, मतलब बहुत ही कम मात्रा में। तो जाहिर सी बात है, देखो मानव में कम मात्रा में वही तत्व होगा जो कम वाली कैटेगरी में आता है। आप देखो मैग्नीशियम, सल्फर और सोडियम, ये तो वृहत मात्रिक है, ये तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर जरूरी होता है। तो बचा कौन? सिलिकॉन। ये जरूरी नहीं है, सिलिकॉन की आवश्यकता बॉडी को नहीं है। चलिए दोस्तों, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन एक रिएक्शन है और आपको पूछ रहा है ये रिएक्शन किस प्रकार की है, सोच के बताओ। तो देखो यहाँ कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन, और इधर कॉपर के साथ देखो ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ O का निकलना हुआ, और इधर हाइड्रोजन अकेला, इधर हाइड्रोजन के साथ में O का जुड़ना हुआ। दोस्तों O का जुड़ना तो होता है ऑक्सीकरण और O का निकलना होता है अपचयन, और जिसमें दोनों हो जाए उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स। यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। कौन सी? रेडॉक्स। अब बताओ 15 में से कितने सवाल आज के सेशन में सही हुए? बहुत ही तगड़े सवाल थे। और दोस्तों अभी जाना कहीं नहीं है, पेपर पूरा होने के बाद मिलते हैं दोस्तों। आज हम 50 साइंस के शानदार सवालों के साथ, तो कुछ टाइम बाद अभी दोबारा से हम मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब पर। ओके, जय हिंद, जय भारत। 3 घंटा 48 मिनट बाल देख ले यार। मुझे साली बॉलीवुड की फिल्म देखने में मजा नहीं आता, मुझे मजा आ रहा है तो हॉलीवुड की फिल्म और कितनी देखते हैं और कितनी। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो? सर अच्छे हैं जी, जान से मेहनत कर रहे हैं। अब की बार हमें फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। कहते हैं ना कि सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, और अब की बार हमें फौजी बन के दिखाना है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई, ये समय है ना, ये समय हमें गंवाना नहीं है, और इस समय को हमें सदुपयोग करना है, और अब की बार हमें फौजी बनना है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चले शुरुआत कर दे लला। लला कोई बात ज्यादा नहीं हुई, इसको जो करना था करने दीजिए। हम आपके लिए आ गए हैं, आप हमारे लिए सर्वोपरि हो। बिजू सर हमारे लिए सर्वोपरि हैं, आप हमारे लिए सर्वोपरि हो, है ना। हमने बस एक ही चीज ठान ली लाला, हमने एक ही चीज ठान ली कि मान लो हमें दुख हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, लेकिन मान लो हुआ है तो हम भगवान से खुद से प्रॉमिस करते हैं कि हर बार जितने हम फौजी बनाते हैं उसे डबल फौजी अब की बार बने। तो मेरे भाई आप भी हमसे ये वादा करो कि सर अब की बार गारंटी से हम कह सकते हैं कि अब की बार हम फौजी बन के दिखाएंगे। जो सो बीत गया उसे जाने दीजिए, जो सो बीत गया उसे जाने दीजिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहा करते थे, ठीक है, कि जो बात गई है उसको भूल जाओ। यदि उस चीज को बार बार अपन याद करेंगे तो फिर अपन आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, इस वजह से पुरानी बातें पुरानी हो गई। बस हम आपके लिए खड़े हैं लला, और हम यही चाहेंगे कि अब की बार हम फौजी भाई डबल बनाएं और दिन रात मेहनत करेंगे। पैसा गया भाड़ में, मान सम्मान गया भाड़ में, अब बस एक ही टारगेट है कि हमारे भाई फौजी बनने चाहिए। अब हम चिंता करेंगे ना, मान लो लोग चिंता करते हैं, पैसे की चिंता करते हैं, लोग मान सम्मान की, हम दोनों को ही आज नकार रहे हैं लाला, हम दोनों को ही नकार रहे हैं। बस हम तो हमारे भाइयों को सफलता दिलाएंगे, इसकी गारंटी लेते हैं, है ना मेरे प्यारे। तो चलो शुरुआत कर देते हैं, आ जाइए। तो यहाँ से अपन बात करें तो देखिए, एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अपन क्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं लाला? क्रय मूल्य को है ना अपन 100 मान लेते हैं। असली मक्खी भी परेशान करेगी अपने को। अब यहाँ पे देखो लाला, क्रय मूल्य को कितना मान लेते हैं? क्रय मूल्य को अपन 100 मान लेते हैं। और यहाँ पे मेरे भाई क्या दे रखा अपने को? यहाँ पे अपन देखेंगे ना तो विक्रय मूल्य कितना है, आज मक्खी नहीं बढ़ाने देगी, है ना लाला। विक्रय मूल्य कितना है? बोलोगे कि सर विक्रय मूल्य है ना वो हमारा हो जाएगा, लाभ है तो 100 में जोड़ दो। लाभ है ना तो 100 में क्या कर दो सर? 100 में जोड़ दो। नहीं बढ़ाने देगी भाई, ये मक्खी नहीं बढ़ाने देगी आज, लाला। आज मक्खी पीछे पड़ गई हमारे। अब यहाँ पे 120 आ गया, 120। अब देखो 960 रुपए क्या है? 960 रुपए ना हमारा विक्रय मूल्य है, इसलिए विक्रय मूल्य के बराबर रख देंगे। एक बराबर निकालेंगे ना तो भाग कर देंगे, 960 में 120 का भाग कर दीजिए, और हमें क्रय मूल्य निकालना, इसलिए 100 से गुणा करवा दीजिए। तो 0 से 0 को अपन काटेंगे ना भाई, तो 12 8 96 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 800। तो यहाँ पे जो हमारा क्रय मूल्य निकल कर आएगा ना, ये क्रय मूल्य हमारा 800 आ जाएगा। 800 क्लियर है? बोलोगे ठीक है। देखो 20 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, 40 आदमी से कितने दिन में करेंगे? तो यही बोलेंगे कि 20 आदमी है ना 20 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। 20 आदमी है ना किसी कार्य का मतलब होता है एक कार्य 20 दिन में कर सकते हैं। MDHW लगाना, MDHW। तो यहाँ पे बोला गया कि 40 आदमी है ना 40 आदमी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? बोलोगे सर ये बताना है। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, 20 दूना 40 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा? 10। तो हम बोलेंगे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी की वैल्यू 10 आ जाएगी। यही हमारा आंसर सही है। फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है, कोई तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए। देखो ए एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है मेरे भाई, ए है ना, ए एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये बताना है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे सर ए कितना है मेरे भाई? ए 30 है, और बी हमारा कितना है सर? 20 है। 20 अब यहां से बात करें तो लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 30 दूना 60 आ जाएगा, ये 20 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो हम क्या करेंगे? 60 में मेरे प्यारे भाई दोनों का भाग कर देंगे। तो दोनों का भाग करेंगे ना तो मेरे भाई ये 12 आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर सही है, बी। तो बोलोगे कि सर बी ऑप्शन है ना वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखो कितना प्यारा है, चित्रमिति का प्रश्न है। देखो दो घनों का आयतन कितना है? 1:8। हमने लिखा 1:8 क्या है मेरे भाई? 1:8 है ना, ये आयतन है किसका? घन का आयतन है। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है ना मेरे प्यारे भाई वो भुजा क्यूब होता है। हम यही बोलेंगे कि सर घन का आयतन होता है ना, घन का आयतन होता है ना वो भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब। अब यहां से सुना, गड़बड़ मत करना मेरे भाई। यहां से
भुजा निकालेंगे ना तो आप तो देखो ये किसका क्यूब है, ये एक किसका क्यूब होता है, एक है ना, एक का ही क्यूब होता है सर। 8 किसका क्यूब होता है, 8 है ना, 8 वो 2 का क्यूब होता है। ये आयतन है, आयतन होता है, भुजा क्यूब है। और भुजा क्यूब होता है ना तो एक किसका क्यूब है, एक का है। 8 किसका है लाला, 8 2 का है, 2 का। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखो अनुपात में 6 का मतलब नहीं होता, अनुपात में इस 6 का कोई मतलब नहीं होता है। तो मतलब भुजा स्क्वायर करना है, क्या करना, भुजा स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर होगा सी। तो ध्यान रखना इस बात का, गड़बड़ में नहीं करना। जिनका क्षेत्रमिति नहीं पढ़ा हुआ उनको हम पढ़ा देंगे, जिनको मान लो क्षेत्रमिति वगैरह में इशू आता कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। 16 का औसत बताना। देखो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है योग बटा संख्या, आप भी जानते हो। औसत का फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या। तो मान रख दीजिए यहाँ पे, देखो योग कितना आएगा, यहाँ पे देखेंगे सर 16 16 16 16, तो कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। अब 64 में संख्या कितनी है, 1 2 3 4 संख्या है, 4 का भाग दे तो आंसर कितना आ जाएगा, 16। हमारा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आ जाओ, देखो बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। बोला गया कि मेरे प्यारे भाई एक आयत की लंबाई 80 मीटर है, क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, चौड़ाई ज्ञात करना है। अब यहां से देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई मेरे भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो हमारा क्षेत्रफल है। तो यहां पे देखो लंबाई कितना है, अब यहां पे बात करें तो लंबाई कितना है सर, लंबाई 80 है। चौड़ाई कितनी है सर, चौड़ाई का हमें पता नहीं। क्षेत्रफल कितना है सर, क्षेत्रफल 480 है। लंबाई हमारी 80 है, चौड़ाई हमारा सर निकालना, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल की जगह रखना। ये 480 क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल की जगह रखना, गुणा में तो भाग दे दो। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, बी की वैल्यू आ जाएगी 480 में 80 का भाग कर दो, तो ये आ जाएगा 0 से 0। आंसर कितना, Get makeup products at up to 35% off on your first order. Download Meesho now. है ना, 5 आ गया, इधर आ गया -3 इंटू 7, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और माइनस सी कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 4। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं ये बताना सर। यहाँ अष्टभुज का मतलब होता है 8। विकर्ण कैसे निकालते हैं, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है n माइनस 3 और बटा कितना होता है सर, 2 होता है 2। n का मान 8 रख दो, ये विकर्ण निकालने का सूत्र होता है। आर्मी का फेवरेट चीज है ये, देखो बहुभुज तो आर्मी का फेवरेट है। तो अष्ट का मतलब 8 है, यहाँ 8 लिख दो। पहले हमने लिखा 8, 8 में से यहाँ 3 चला गया, कितना आ गया 5, बटा कितना आ गया सर 2। अब यहाँ से बात करें तो 2 चौके कितना हो गया 8। आंसर कितना आ गया सर, आंसर हमारा 20 आ गया। डी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है। क्लियर है प्यारे, एकदम परफेक्ट है। 0.0036 का मान ज्ञात कीजिए, 0.0036 का मान ज्ञात कीजिए। पॉइंट हटाएंगे ना
देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक है, तो नीचे 4 जीरो लगा दो सर। कितनी जीरो लगा दो सर? 4 जीरो लगा दो। 4 जीरो क्यों? पॉइंट के बाद में ना, पॉइंट के बाद में 4 अंक है तो 4 जीरो लगा दो, ऊपर 36 आ जाएगा। अब यहां से सोल्व करेंगे ना, क्या कहानी निकलेगी देखना मेरे भाई। फिर से मक्खी ने हमें परेशान तो कर दिया। क्या करे आज देखो। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे ना तो 4 उसका आका होगा ना, उसने कहीं हम 36 आ जाएगा और 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 9/2500। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है। तो एक दिन की तो पता ही ना, व्यक्ति पूरा की ओर 2 किलोमीटर चलता है। यहां से देख ना, एक व्यक्ति पूरा की ओर 2 किलोमीटर चलता है। यहां से याद में है ना, इसको भेज दो पूर्व की तरफ 2 किलोमीटर। पूर्व की तरफ हमने कितना भेज दिया सर? 2 किलोमीटर भेज दिया। अब वह दक्षिण की ओर घूम जाता है, 5 किलोमीटर चलता है। यहां से दक्षिण की ओर घूम जाता है और कितना चलता है? 5 चलता है। फिर बोला फिर पश्चिम की ओर घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहां से पश्चिम इधर आ जाएगा, इधर कितना आएगा सर? सिर्फ 2 किलोमीटर आएगा, इसी की लाइन में आएगा 2 किलोमीटर। इसके बाद उत्तर की ओर घूम जाता है, मतलब चलता नहीं है, यहाँ घूम जाता है कि भाई मुझे ऊपर जाना है। यहाँ से घूम जाता है कि मुझे ऊपर जाना है, लेकिन चलता नहीं है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है ये बताना। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे भाई, ये वाली दूरी बतानी है। तो ये 2 है, तो ये भी 2 है, तो ये 5 है ना प्यारे, तो ये भी 5 होगी। कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 5 ही आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हॉस्पिटल, होस क्या है? होस लिख लेते हैं ना, इंग्लिश आपकी भी कमजोर है, मेरी भी कमजोर है। HOSPLITAL, वो क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है 26 57 94 और 18। 26 57, एक अक्षर कम है मेरे भाई। 26 फिर 57, कितने अक्षर है? 2 4 6 8 1 9। ये है मेरे भाई 2 4 6 8 ही अक्षर है, एक अक्षर की कमी रह गई भाई, है मेरे भाई, एक अक्षर की कमी रह गई। किस अक्षर की कमी रह गई? शुरू में लिख देते हैं मेरे भाई, शुरू में लिख देते हैं, एक अक्षर की कमी रह गई। तो यहाँ पे हम कोई अक्षर गायब है, देख लीजिए कौन सा गायब है। यहाँ पे लिख लेते हैं मेरे भाई, 2 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा नंबर गायब है यहाँ पे? 4 3, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। खुश आ जाओ, यहाँ पे 3 लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, नहीं तो कहाँ पे लिखे ताकि गड़बड़ ना हो, है मेरे भाई, कहाँ पे लिखे ताकि गड़बड़ ना हो, या एक अक्षर को हटाना पड़ेगा, या फिर एक अक्षर को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। एक अक्षर मिस्टेक है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ 6 अक्षर है, वो 9 है। LHOSPLITAL, एल नहीं है हमारे पास। एल को हमने क्या लिखा? 1 2 3 4 5 नंबर पे, 1 2 3 4 5, 5 पे 9 है। एल को क्या लिखना है? एल को 7 लेके जाना है। एल क्या है? एल सबसे लास्ट में है, तो एल 8 होना चाहिए। तो सबसे लास्ट में एल है तो 8 होना चाहिए। लाला इसमें गड़बड़ है, छोड़ दो एक बार, है ना, आज, क्योंकि यहाँ पे अक्षर ज्यादा है, यहाँ अक्षर क्या है? कम है। ठीक है, अक्षर कम है ना। वैसे तो हम कर देंगे, ढूंढ ढूंढ के तो कर देंगे, लेकिन भाई इसमें गड़बड़ है, ठीक है ना, एक नंबर की गड़बड़ी है। फिर भी देखो अपन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। HOSPLITAL लिख लेते हैं, देखेंगे किस चीज की कमी है। यहाँ पे देखो 8 लिख लेते हैं, यहाँ पे मेरे भाई कितना लिख लेते हैं? 8 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। इसके बाद में यहाँ 4 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। फिर इसके बाद में सर यहाँ 9 लिख लेते हैं, और सर यहाँ 7 लिख लेते हैं। ठीक है, अब एल सबसे, एल 2 बार आया ना, बीच में एल का 8 गायब है। यहाँ पे एल का 8 और लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो मेरे प्यारे भाई? एल का 8 और लिख दो। 8 मतलब यहाँ पे 9 से पहले 8 हो रहा है, 9 से पहले क्या है? 9 से पहले 8 हो रहा है। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न को सुधार दिया। अब यहाँ से देखोगे ना, देखो पी को क्या लिखा जाएगा? पी को लिखा जाएगा मेरे भाई 7। ओ को क्या लिखा जाएगा? सर ओ को लिखा जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। एस को क्या लिखा जाएगा? 5 लिखा जाएगा। टी को क्या लिखा जाएगा? टी को 4 लिखा जाएगा, 4। ए को क्या लिखा जाएगा सर? 1 और 8 आ जाएगा। 765 418, 765 418। इस 9 के पहले 8 और 7 के बाद में क्या लिख लेना? यहाँ बीच में ना 8 लिख लेना, 8 क्लियर है? अब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं।
आगे बढ़ते हैं, देखिए मेरे प्यारे भाई, अब यहाँ पे अगले पॉइंट पर चलते हैं। 1 4 9 16 25 36 49, तो ये तो नॉर्मल है। ये तो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, 64। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन है ना, वो हमारा आंसर सही है प्यारे। आगे देखिए, टॉप्स को ये लिखा जाता है, तो स्पोर्ट को क्या लिखा जाएगा, देखो समझिए, ये लिख रहा है TOPS को क्या लिख रहा है, GBCF लिख रहा है। तो ये पूछ रहा है, जरा बताइए स्पोर्ट को क्या लिखेंगे, स्पोर्ट को क्या लिखेंगे, तो आराम से देखिए उल्टा लिख रखा है, ये टॉप्स का उल्टा कर दिया, टॉप्स का क्या कर दिया, उल्टा। देखो टी का तो क्या, टी का तो जी है सर, और ओ का क्या है सर, ओ का देखो बी है, और यहाँ पे पी का क्या है, सी है, और एस का क्या है मेरे भाई, एफ, मतलब उल्टा कर रखा है। ये ऐसे था ना, इसको इसने ऐसे उल्टा कर दिया, तो ये इसको भी अपन क्या कर देंगे मेरे भाई, उल्टा कर देंगे, उल्टा। कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए, क्या पता खुद ना खाना छोड़ दे, दूसरे कुछ कर दे। सॉरी एकदम 2 4 फटके मारे। अरे कहते आज कहते हां